हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम इसमें पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो देखते हैं कि बेसिस किस तरह से रिएक्शन शो करते हैं। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विथ सम मेटल्स, की जो बेसिस है वो मेटल के साथ में किस तरह से रिएक्ट होते हैं। तो हम यहाँ पर एक बेस लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। इसका रिएक्शन जब हम जिंक मेटल के साथ में कराते हैं और इसको जब हम हीट करेंगे तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है हमारे पास में सोडियम जिंकेट का। जो कि एक तरह का सॉल्ट होता है और साथ में यहाँ पर फॉर्मेशन होता है किसका, हाइड्रोजन गैस का। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जब कोई बेस मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, साथ में ही प्रोड्यूस होती है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2NaOH अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए सोडियम के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर सोडियम के 2 एटम्स हो गए। ऑक्सीजन के यहाँ पर टोटल 2 एटम्स हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए हमारे पास में। हाइड्रोजन के हम देखेंगे, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो गए हैं और जिंक का 1 एटम है, तो यहाँ पर भी जिंक का 1 एटम है। तो इस रिएक्शन का इक्वेशन जो है वो बैलेंस है हमारे पास में। इस हाइड्रोजन गैस का टेस्ट लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पास में बर्निंग मैचस्टिक या बर्निंग कैंडल को लेकर के जाते हैं, जिससे ये पॉप साउंड के साथ में बर्न होती है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब बेस मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्मेशन करते हैं सॉल्ट का और साथ में प्रोड्यूस होती है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। जब हमने एसिड्स के साथ में मेटल का रिएक्शन देखा था तब हमने वहां पर देखा था कि एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करके फॉर्मेशन कर रहे थे सॉल्ट का और साथ में प्रोड्यूस कर रहे थे हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर भी बेसिस जो है वो मेटल के साथ में रिएक्ट करके फॉर्मेशन कर रहे हैं सॉल्ट का और प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस। तो हम क्या देखेंगे कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट कर रहे थे, जैसे हमने वहां पर रिएक्शन देखा था कि हमने रिएक्शन कराया था जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके फॉर्मेशन कराया था जिंक सल्फेट का। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मेटल रहता है वो पॉजिटिव आयन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और SO4 जो था वो नेगेटिव आयन के फॉर्म में था। लेकिन जब मेटल बेसिस के साथ में रिएक्ट करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि बेसिस मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो सॉल्ट फॉर्म होता है वहां पर हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास में मेटल था, मींस जिस मेटल के साथ में रिएक्शन हो रहा था वो मेटल जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है नेगेटिव आयन के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास में सोडियम जो है वो पॉजिटिव आयन के फॉर्म में है और जिंकेट जो है वो किस फॉर्म में है, नेगेटिव आयन के फॉर्म में है। अब हम सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं बेस की। इसमें हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड्स, कि बेसिस जो है वो एसिड्स के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बेस लेते हैं, हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है बेस। इसका रिएक्शन जब हम किसी एसिड के साथ में कराते हैं, हमने लिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है सॉल्ट का सोडियम सल्फेट और साथ ही यहाँ पर फॉर्मेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल का।
यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जब कोई बेस किसी एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और वाटर का फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्शन की इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 2, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास सोडियम एटम्स जो है यहाँ पर 2 हो गए हैं, ऑक्सीजन एटम कितने हैं यहाँ पर 2 और 4 6 हैं, और यहाँ पर हमारे पास 4 एटम है। अगर हम यहाँ पर 2 लिख देंगे तो ये 6 हो जाएंगे। हाइड्रोजन एटम यहाँ पर ये 2 है और 2 ये है, यहाँ पर भी 4 हो गए। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन की जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब हम किसी भी एसिड को बेस के साथ में मिक्स करते हैं तो जो एसिड होते हैं वो बेस के कैरेक्टर्स को खत्म कर देते हैं और फॉर्मेशन किसका करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सेम यही रिएक्शन हमने एसिड्स में भी पढ़ा था कि जब कोई भी एसिड बेस के साथ में रिएक्ट कर रहा था तो बेस उसके एसिडिक इफेक्ट को खत्म कर रहा था, या हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो एसिड है वो बेस के इफेक्ट को खत्म करता है। तो यहाँ पर एसिड और बेस दोनों को मिलाया जाता है, दोनों ही आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। इस रिएक्शन को हमने नाम दिया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड्स और बेस आपस में रिएक्ट करके फॉर्मेशन करते हैं वाटर का एंड सॉल्ट का, और दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं या नलीफाई कर देते हैं। अब हम देखते हैं बेस की थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ बेसेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। यहाँ पर जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेसेस के साथ में रिएक्ट करके फॉर्मेशन करते हैं सॉल्ट का, और साथ में यहाँ पर फॉर्मेशन होता है वाटर का। तो इसे समझते हैं कुछ इस तरह से। नॉन मेटल ऑक्साइड में हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रिएक्शन अगर हम कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, ये है हमारा एक बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, या हम इसे बोल सकते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। कार्बन क्या होता है, कार्बन एक नॉन मेटल होता है, ये ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर के ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया नॉन मेटल ऑक्साइड। जब हम इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है एक सॉल्ट का जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में यहाँ पर फॉर्मेशन होता है किसका, वाटर का। तो यहाँ पर हमने नॉन मेटल ऑक्साइड क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, बेस कौन सा लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया। इन दोनों का जब रिएक्शन कराया गया तो फॉर्मेशन हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का जो कि एक सॉल्ट है, और साथ में यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हुआ, वाटर का हुआ। तो इस रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेस के साथ में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर रहा है, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। और आपको मालूम है कि बेस के साथ में सॉल्ट का और वाटर का फॉर्मेशन कौन करता है, जब हम बेस के साथ में किसी एसिड का रिएक्शन कराते हैं तब वहां पर फॉर्मेशन होता है सॉल्ट एंड वाटर का। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मींस बेस के साथ में रिएक्ट करके फॉर्मेशन कर रहा है सॉल्ट एंड वाटर का, तो हम बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिडिक नेचर होने की वजह से ही ये बेस के साथ में रिएक्ट कर रहा है और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, सॉल्ट का और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो हम देखते हैं कि जो बेसेस होते हैं वो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ये रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ में, फॉर्मेशन करते हैं सॉल्ट का और हाइड्रोजन गैस का। यहाँ पर जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा था उसमें हमने देखा था कि जो मेटल होता है वो नेगेटिव आयन के फॉर्म में था। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हम कैसे लगाते हैं कि जब हम इसके पास से बर्निंग मैच स्टिक या बर्निंग कैंडल को लेकर के जाते हैं
तो ये पॉप साउंड के साथ में बर्न होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने देखी थी एसिड्स के साथ में। यहाँ पर हमने देखा था कि कोई भी बेस जो होगा वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर रहा था, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा था। यहाँ पर एसिड बेस के इफेक्ट को और बेस एसिड के इफेक्ट को नलीफाई कर रहे थे, इसीलिए हमने इस रिएक्शन को नाम दिया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि जो बेसेस होते हैं वो मेटल ऑक्साइड्स के साथ में रिएक्ट करके फॉर्मेशन कर रहे थे किसका, सॉल्ट का और वाटर का। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इस रिएक्शन में जब हमारे बेसिस एसिड के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं तभी भी वहां पर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर भी सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा था। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारे जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं, तभी वो बेसिस के साथ में रिएक्ट करके फॉर्मेशन करते हैं सॉल्ट का और वाटर का। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, कि एसिड्स और बेसिस जो है उनमें क्या कॉमन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड्स की, कि जब हम एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट होकर के फॉर्मेशन करते हैं किसका, हाइड्रोजन आयन का। तो हम देखेंगे ऑलमोस्ट सभी एसिड्स जो है वाटर में डिसॉल्व करने पर फॉर्मेशन किसका कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन आयन का करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देते हैं हम, जैसे हम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में फॉर्मेशन करता है हाइड्रोजन आयन का और क्लोराइड आयन का। अगर सल्फ्यूरिक एसिड को देखें H2SO4 लेते हैं, जब इसे हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसका डिसोसिएशन होगा और फॉर्मेशन होगा 2 हाइड्रोजन आयन का और साथ में यहाँ पर फॉर्मेशन होगा सल्फेट आयन का। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की HNO3 की, तो वाटर में डिसॉल्व करने पर ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये भी फॉर्मेशन कर रहे हैं हाइड्रोजन आयन का और साथ में फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे किसका, नाइट्रेट आयन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम एसिडिक एसिड को देखते हैं CH3COOH, ये आपका क्या है, एसिडिक एसिड है। यदि हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसका भी डिसोसिएशन होता है और किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन आयन का और साथ में फॉर्मेशन होता है एसीटेट का। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी एसिड्स हैं उनमें क्या कॉमन है, कि सभी एसिड्स जो हैं उनमें H पॉजिटिव आयन होता है, मींस ये डिसोसिएट होकर के फॉर्मेशन किसका करते हैं, हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखते हैं बेसिस में क्या कॉमन रहता है, तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होकर के फॉर्मेशन करता है Na पॉजिटिव आयन का और OH नेगेटिव आयन का। सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में जब डिसॉल्व किया गया, किसका फॉर्मेशन किया इसने, सोडियम आयन का एंड हाइड्रोक्साइड आयन का। सेम ऐसे ही यदि हम यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देखेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर डिसोसिएट होगा और फॉर्मेशन करेगा ये पॉजिटिव आयन का और OH नेगेटिव आयन का। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के डिसोसिएशन का फॉर्मेशन हो रहा है पोटेशियम आयन का एंड हाइड्रोक्साइड आयन का। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो यहाँ पर हम देखेंगे फॉर्मेशन करता है ये किसका, कैल्शियम आयन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है और साथ में फॉर्मेशन होता है हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और वाटर में डिसॉल्व करते हैं इसे, जब इसका डिसोसिएशन होता है तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है मैग्नीशियम आयन का और साथ में फॉर्मेशन होता है यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन का। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बेसिस में क्या कॉमन होता है कि जितने भी बेसिस होते हैं उनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयनाइज्ड हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे और किसका फॉर्मेशन करते हैं, OH नेगेटिव आयन का
फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं। तो बेसिस OH आयन का फॉर्मेशन करते हैं और हमारे जो एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे सभी सब्सटेंसेस जिनमें हाइड्रोजन आयन होता है, क्या वो सभी एसिड्स होते हैं या नहीं होते हैं? अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज की या अल्कोहल की बात करते हैं, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हम देखेंगे, हमारे पास में रहता है C6H12O6। या हम कोई अल्कोहल देखते हैं, अगर हमने मान लीजिए मिथाइल अल्कोहल लिया C2H5OH लिया, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम्स है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम है। तो क्या ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो भी एसिड्स है? पर ऐसा नहीं होता है। ग्लूकोज और अल्कोहल जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयोनाइज्ड नहीं होते हैं और हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि सभी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस जो हैं वो एसिडिक नेचर शो नहीं करते हैं या वो एसिड्स नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी एसिड्स होते हैं उन सब में क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इसे समझने के लिए हम देखते हैं इस एक्टिविटी को। Hi, good morning. Today we are going to learn about experiment to prove that acid or base solution in water conducts electricity. First, we have to take 5 beakers and fill them with distilled water for preparing solutions of hydrochloric acid, glucose, alcohol, and sodium hydroxide. Next, we have to add 10 drops of concentrated hydrochloric acid to the first beaker for preparing hydrochloric acid solution. Here, we must remind that the acid must always be added slowly to water with constant stirring. Why? Because it is an exothermic reaction. So, there is a chance to splash out and cause burns. Add a spoon of glucose into one beaker and stir it well for preparing glucose solution. Next, add 10 drops of alcohol into one beaker for preparing alcohol solution. Finally, add a pinch of sodium hydroxide in last beaker for preparing base solution. Now we have 4 beakers with different solutions and 1 beaker with distilled water. After preparing solutions, we are going to make an arrangement by using 2 graphite rods, electric wires, plug and a bulb on a cardboard. By using this simple device, we can test the electric conductivity of these solutions. Observe here, we connect this device to an eliminator and switch on. That means current passes through this device, but here bulb does not glow.
Why? Here, circuit does not complete it because there is no connectivity between two graphite rods. If we connect these two graphite rods by using a small wire or any conductor, bulb will glow due to the completion of the circuit. Observe carefully. Now we are going to dip the graphite rods in hydrochloric acid solution. What happens here? Bulb is glowing. That means acid solutions acts as a conductor. Then we are going to test the conductivity of distilled water. Here bulb does not glow. That means distilled water does not act as a conductor. Then what about glucose solution? Glucose solution also doesn't conduct electricity. Alcohol solutions also does not conduct electricity. Observe here, base solution conducts electricity. In this experiment, we noticed that the bulb glows only in acid and base solutions, but not in distilled water, glucose and alcohol solutions. Why? Because acid and base solutions forms ions in aqueous solution. The movement of these ions in these solutions help the flow of electric current. Hence, they conduct electricity. Water, glucose, alcohol does not give ions. Hence, these solutions does not conduct electricity. अभी हमने इस एक्टिविटी में देखा कि जिन बीकर में हमने ग्लूकोज, अल्कोहल या हमने प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर लिया था, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो रहा था। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो अपने में से आयंस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, यहाँ पर इनका डिसोसिएशन नहीं होता है। ऐसे ही जो डिस्टिल्ड वाटर होता है या प्योर वाटर होता है वो भी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर रहता है। पर हमने देखा कि जिस बीकर में एसिड्स या बेस थे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा था। क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वहां पर किसका फॉर्मेशन होता है? आयंस का फॉर्मेशन हो रहा था, और इन आयन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो एसिड्स हैं क्या वो वाटर की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं? तो हमारा जो हेडिंग है वो क्या है? एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। कोई भी एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी या एसिडिक कैरेक्टर को तभी शो करता है जब वो अपने में से हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। और कोई भी एसिड हाइड्रोजन आयन कब रिलीज करता है? जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो जब हम किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व ही नहीं करेंगे तो वहां पर उसका डिसोसिएशन नहीं होगा। डिसोसिएशन नहीं होगा तो हाइड्रोजन आयन फॉर्म नहीं होगा, और जब हाइड्रोजन आयन फॉर्म नहीं होगा तो वो एसिड एसिडिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा। जब हम किसी भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है यहाँ पर? जैसे अगर ये एसिड है, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो यहाँ पर पहले फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन आयन का, क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता है, तो ये क्या करता है? वाटर के साथ में कंबाइन होकर के किसका फॉर्मेशन करता है? हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है ये। तो जब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ड्राई HCl गैस अगर हम लेते हैं और ड्राई HCl गैस को अगर हम ब्लू लिटमस पर पास करते हैं तो ब्लू लिटमस पर पास करने पर वो ब्लू लिटमस को रेड नहीं करती है, क्योंकि वहां पर चूंकि वाटर नहीं है, हमारा ब्लू लिटमस पेपर जो है वो ड्राई है,
तो इसलिए वहां पर हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम हाइड्रोक्लोरिक गैस को वेट ब्लू लिटमस पेपर पर पास करते हैं तो हम देखते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। वेट ब्लू लिटमस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करती है और इस तरह से एसिडिक नेचर शो करेगी और ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो रेड हो जाता है। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं इस एक्टिविटी को। Hi, good morning. Today we are going to know about, is HCl gas acid or not? By doing a small activity, we are going to test the HCl gas, either it is acid or not. For doing this activity, we need test tube, 1-hole rubber cock with L-shaped delivery tube, spatula, test tube holder, salt, blue litmus paper, and sulfuric acid. First, we have to take about 1 gram of sodium chloride in a clean dry test tube. Observe carefully. We are going to add some sulfuric acid to sodium chloride. What happened here? In this reaction, some gas is evolved. Which gas is this? Let us know by writing a chemical equation. Sodium chloride plus sulfuric acid gives rise to sodium sulfate plus hydrogen chloride gas. So, the evolved gas is hydrogen chloride. Then we are going to test this gas, either it is acid or not, by using blue litmus paper. That's why here we took 2 blue litmus papers. First, we have to test the gas by using dry blue litmus paper. Is there any color change? No. Blue litmus does not turn to red. Now, we have to test the gas by using wet blue litmus paper. Now, blue litmus turns to red. Observe here. Dry blue litmus does not turn to red. That means HCl gas does not give H+ ions and does not show acidic nature. But wet blue litmus turns to red. That means when HCl gas dissolved in water gives H+ ions and show acidic nature. So we conclude that acids produce ions only in aqueous solutions. अभी हमने इस एक्टिविटी में देखा कि जो एसिड्स होते हैं वो वाटर की प्रेजेंस में ही एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और तभी वो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो एसिड्स होते हैं या बेसिस होते हैं वाटर में डालने पर क्या होता है। अभी हमने बात की थी कि यदि हम एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो वाटर में अगर मिक्स करेंगे तो किसका फॉर्मेशन हो रहा था, हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन हो रहा था। और ये हाइड्रोजन आयन जो कि
वाटर के अंदर फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन होकर के फॉर्मेशन कर रहा था हाइड्रोनियम आयन का। तो यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेसिस इन अ वाटर सॉल्यूशन। अभी हमने रिएक्शन देखा था कि वाटर जो है उसमें अगर हम एसिड को डालते हैं तो एसिड जो है वो डिसोसिएट होकर के फॉर्मेशन करता है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का, और ये जो पॉजिटिव आयन होता है ये वाटर के साथ में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एसिड्स है उनको वाटर में डिसॉल्व करने पर किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। सेम अभी हमने पढ़ा था कि जब हम किसी भी बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा था हाइड्रोक्सिल आयन का या हाइड्रोक्साइड आयन का, OH आयन का फॉर्मेशन होता है। तो सभी बेसेस जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, कुछ ही बेसेस ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तो जो बेसेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम अल्कलीज बोलते हैं। जब हम किसी भी एसिड को या बेस को वाटर के साथ में मिक्स करते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब था जिसमें कि हीट प्रोड्यूस होती है। तो जब हम एसिड्स को या बेसिस को वाटर के साथ में मिक्स करते हैं तो हमें ये धीरे धीरे मिक्स करना चाहिए। यदि हम वाटर के साथ में नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करते हैं तो ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, और कभी कभी इसमें बीकर के अंदर हम मिक्सिंग करते हैं वो ज्यादा हीट की वजह से टूट जाते हैं, या जो एसिड होता है वो स्प्लैश आउट होता है, बाहर आ जाता है, हमारे ऊपर आ जाएगा। तो जब भी हम वाटर को मिक्स करते हैं एसिड्स के साथ में तो कभी भी हम एसिड के अंदर वाटर को मिक्स नहीं करेंगे। हम एक बीकर में वाटर लेते हैं और उसके अंदर एसिड्स को डालते हैं। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस जो है वो करनी चाहिए। साथ में हमें कंटिन्यूअसली क्या करते रहना चाहिए, जो ग्लास रॉड होती है उससे स्टिर करते रहना चाहिए। जब हम एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं तो जो हाइड्रोजन आयन रहता है उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो होता है वो वाटर के साथ में मिक्स होकर के हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन बोलते हैं, या जो एसिड्स बनेंगे वो एसिड्स कौन से होंगे, डाइल्यूट एसिड्स होंगे। इससे समझने के लिए देखते हैं हम इस एक्टिविटी को। अब हम क्लास 10 के चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की एक्टिविटी 2.10 को समझने की कोशिश करते हैं। इस एक्टिविटी में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को पानी में मिलाते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन को दर्शाते हैं, जैसा कि हमारी NCERT की किताब में दिखाया गया है। अब हम एक टेस्ट ट्यूब में लगभग 10 ml पानी लेते हैं। आधे से ज़्यादा टेस्ट ट्यूब को लेकर के हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब इसमें मैंने क्या डाला, एक डिजिटल थर्मामीटर के सेंसर को डाल रहा हूं मैं। तो डिजिटल थर्मामीटर के सेंसर को डालने के बाद इसका जो प्रारंभिक टेम्परेचर है 32.8 के आसपास है। अब इसमें हम कुछ मात्रा में एसिड की ड्रॉप डालते हैं और देखते हैं कि क्या इसका टेम्परेचर बढ़ा या घटा। ये टेम्परेचर एक साथ 32 से 35.7, तो ये दर्शा रहा है कि जब भी हम पानी में स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। 36.9 बढ़ रहा है टेम्परेचर। अब सेम एक्सपेरिमेंट हम NaOH के साथ करते हैं, 37.1। अब हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, पानी, और उसी तरीके से इसके अंदर कुछ मैं NaOH के पैलेट्स जो है डाल रहा हूँ। और मैंने इसके अंदर उसी तरीके से दूसरे डिजिटल थर्मामीटर को लगा दिया है और अभी हमारा टेम्परेचर 35.1 है। अब मैं इसको ग्लास रॉड के साथ
मिक्स करता हूँ और देखते हैं कि टेम्परेचर में कोई वृद्धि होती है या नहीं। 42.6। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये देखा HCl में भी टेम्परेचर बढ़ा, 32 से 36.8 है इससे हमारा, और NaOH में 41.1। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।